नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत न्यूज चैनल। दर्शकों, हो गया दोनों सदनों में, लोकसभा में काफ़ी हंगामे के बाद विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, उसके बाद राज्यसभा में बड़ी बहस हुई। लेकिन दर्शकों, इस समय नंबरों की गेम है और नंबरों की गेम पे पक्ष बिल जो है वो जो है पास हो गया। और सत्ता पक्ष का जो है दावा है कि हमने जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए ये बक्स बिल जो है बड़ा कारगर साबित होगा। हमारे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता अमर कुरैशी और हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो बिल पास हुआ है बक्स बिल का, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। शुक्रिया सिंधु साहब, आपका इस मौजूदा हालात पर ये जो आज बड़ा बर्निंग टॉपिक है, इस पर आप बात करने के लिए आए। मैं समझता हूं कि सरकार ने ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया उसको नाम चेंज करके उम्मीद का एक नाम देके उसको मैनेजमेंट एफिशिएंसी के सूत्र उसको रखा। मैं समझता हूं कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की अगर कोशिश को, हैयत को, इसकी इनकॉर्पोरेशन को, इसकी अमेंडमेंट्स को अगर देखा जाए तो ये सब का सब गैर आईनी है। गैर आईनी इसलिए है कि आप इसमें कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं देखते। आपने यहाँ 40 अमेंडमेंट्स कर दी वक्फ जो बिल था पहले वाला। अब अगर इसकी हिस्ट्री में जाया जाए तो देखे, जब 1913 में अंग्रेजों के वक्त से यहाँ जो मुसलमान वक्फ एक्ट था उसको, उसमें तरमीम जब आई लगी तो फिर ये यहाँ 1954 में जब यहाँ 1947 में पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई तो उसने यहाँ वक्फ बिल लाया। जी बिल्कुल। अब वक्फ बिल जब लाया तो यहाँ उसकी जो पर्पस है, एम्स हैं, ऑब्जेक्ट है, वो तो पायस एंड चैरिटेबल और रिलीजियस है। जी बिल्कुल। आपने उसकी डेफिनेशन भी बदली। इस बिल के तहत आपने वक्फ बाय यूजर को तहस नहस कर दिया और आपने वो कोशिश की कि अंडर द गार्ब ऑफ पुअर मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, वो क्लासिफिकेशन की जो हमारे बीच में थी नहीं। जी बिल्कुल। हमारा तो कहते ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जी बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ मस्जिद में या किसी दरगाह में या किसी रिलीजियस फंक्शन में नंबर 1 सफ में अगर कोई चपरासी या कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उसके पीछे कलेक्टर आ जाता है या बड़े से बड़ा ऑफिसर या बड़े से बड़ा अमीर आदमी, क्योंकि वजीर भी आ जाए तो वो उसको पीछे पकड़कर नहीं ला सकता। बिल्कुल। जबकि इसके बरकस अगर आप देखा जाए तो हिंदू जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, वर्निज्म है, उसमें अगर कोई पिछड़ी जात का आदमी या कोई गरीब आगे सफ में खड़ा हो के पीछे आ जाए कोई ब्राह्मण या कोई आला जात का, तो उसे पीछे कर लेता है, वो डर के भी पीछे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ इसमें क्लासिफिकेशन जो की, ये वही लड़ाई लगानी चाहिए जो लड़ाई आप अपने लिए नहीं उसको दूर कर सके आईनी तौर पर भी। मैं समझता हूं कि इस वक्त अंडर द गार्ब ऑफ दिस अमेंडमेंट जो वक्फ में लाई, उसमें मुसलमानों के हक में कोई बात नजर नहीं आती। मैं एक थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे दर्शकों को एक बात जरूर बताइए, वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ क्योंकि ऐसे हवा में देखते किसी को पता ही नहीं वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ का मतलब ये है कि परमानेंट डेडिकेशन होती है। जी जी। वो परमानेंट डेडिकेशन करता है कौन? जो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हो। हाँ। और वो अपने उस जायदाद को जो उसकी अपनी मलकियत में हो वो उसको वक्फ करता है। मतलब दान करता है। वक्फ करता है, दान करता है, चैरिटी में देता है। ये चैरिटी सब अल्लाह के नाम पर होती है, ये किसी बंदे के नाम पर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 3 तरह के वक्फ होते हैं। एक होता है वक्फ जो ये अल्लाह के नाम पर कर दिया गया जी। दूसरा होता है वक्फ अल औलाद,
अपनी औलाद के लिए, पोते पोते दूसरे इसके लिए किया जाता है। और तीसरा वक्फ बाय यूजर है। जी जी। और जो ये इसका पर्पस जो है वो तीनों का एक जैसा है कि डेडिकेशन इसमें होनी चाहिए, इसमें चैरिटेबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें पायस एंड रिलीजियस एक्शन के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी ये तीनों चीजें पूरी नहीं होती चारों, तो फिर ये वक्फ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ट्रस्ट और जो ये गवर्नमेंट की मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, या उन्होंने इस इनेक्टमेंट की, ये लॉ बन गया है, अब उसको असेंट भी मिल गई, जो ये कहते हैं ट्रस्ट की तौर पर इसको देखना चाहते हैं वो। जी जी। ट्रस्ट का मतलब ये है कि कोई भी आदमी रिलीजियस ट्रस्ट भी कर सकता है, उसमें चैरिटेबल भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ट्रस्ट बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रस्ट को फरोख्त किया जा सकता है जी। ट्रस्ट को अलाइनेट किया जा सकता है, ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वक्फ को नहीं। जी जी। वक्फ नहीं हो सकता। हाँ, जब कुरैशी साहब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के गरीब मेहमान के मसीहा हैं, इस बिल से काफ़ी जो है उनको मदद मिलेगी, ये जो एक धांधली का तौर है उसके ऊपर रोक लगेगी। दूसरी तरफ जब भी इलेक्शन हुए तो यही भाजपा जो थी वो अपने भाषणों में कहते थे कि मुस्लिम जो है समुदाय चोर है, देशद्रोही है, ये आपकी भैंस ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र ले जाएगा। दूसरी तरफ ये मतलब कि इस तरह की बातें करके हम कब से ये हमदर्द हो गए बीजेपी वक्त के ऊपर। देखिए जी, ये तो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव था, और बीजेपी की कथनी और करने में बड़ा फर्क है। वो तो कपड़ों से भी पहचान लेते हैं कि किसके कपड़े क्या हैं, तो कौन जुर्म कर रहा है। ये तो देखिए ना, नमाज पढ़ते हुए आप ईद के वक्त इसमें नमाज नहीं पढ़ने देगी, अपने मकान की छत पे नहीं पढ़ने देगी। तो मैं यहाँ उस इशू को, पॉलिटिकल इशू को इस लीगल इशू में मैं समझता हूँ कि इंटरमिंगल करने से फायदा कोई नहीं होना। अगर लीगली अगर इसको देखा जाए तो आप वैष्णो देवी बोर्ड बना जी, तिरुपति का बोर्ड बना, इवन राम मंदिर का ये जो ट्रस्ट बना इसका बोर्ड बना, अगर वहां जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है अंडर आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 16 इसमें अट्रैक्ट होता है जी। और आर्टिकल 16 में माइनॉरिटीज को, रिलीजियस जिन्हें रिलीजियस किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपने प्रॉपर्टी, अपने उसकी मैनेज करने के लिए, दान देने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, आप उसको होल्ड करने के लिए अख्तियारात हैं। जी बिल्कुल। आज अगर उस डिनोमिनेशन को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बाय यूजर को हटा दिया, ओमिट कर दिया। जी। अब अगर देखो, वक्फ बाय यूजर का मतलब ये था कि जब मैंने जैसे आपको कहा कि 1913 में मुसलमान एक्ट बना ब्रिटिश के टाइम में। जी बिल्कुल। पहली जो वक्फ की दान हुई तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में उस वक़्त हुआ, और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के वक़्त में हुआ। ये उसके चलते चलते 12वीं सदी में हुआ। 12वीं सदी में से जहाँ वाकफ होते हुए यहाँ इसलिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ भी इसको वक़फ किया जाता है, और नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ मुसलमान थोड़े हैं या मुस्लिम कंट्री में, सेकुलर कंट्री में रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक़फ करते हैं। किसके लिए? अल्लाह की राह में, ताकि मस्जिद बने, दरगाह बने, ज़ियारत बने, मदरसा बने, कोई अस्पताल बने, फॉर द वेलफेयर ऑफ। आज जो ये वक़फ अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ये जमीन जो है उन्हीं के लिए यूज होगी। अब यहाँ बड़ी ज्यादा जो मसाल पर खदशा पैदा होता है कि जिन बातों को उन्होंने कहा कि किसके लिए, विडोज के, वुमेन के लिए, जी जी। तो आज तक 2014 से लेकर आज 25 हो गई, एक भी मुस्लिम वुमेन जो है वो इन्होंने नॉमिनेट नहीं की, ना राज्यसभा में, जी बिल्कुल, ना ही कोई गवर्नर, ना ही कोई किसी दूसरे जगह में। कुरैशी साहब, मेरा सवाल है कि सुब्रमण्यम की रिपोर्ट जो है, सच्चर रिपोर्ट में, सच्चर रिपोर्ट जो है वो उसने क्या नाम, इंदिरा गांधी ने वक्त का अमेंडमेंट की थी, उसको लागू किया था। उसमें सारे हकूक़, जिसमें बीजेपी खुद शामिल थी, सुषमा स्वराज शामिल थी, इसी तरह से दूसरे वो शाह हुसैन जो है वो भी मौजूद था, और वक्त की जो है प्रॉपर्टी जो है किसी ने कब्जा किया, उसको छुड़ाने के लिए ये बहुत बड़ा एक जो था उनको दिया गया था।
क्या ये फिर से उसको दोबारा शुरू से करना चाहते हैं? देखिए ना, उसमें ये था कि जो दिल्ली की जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी उसने 123 के 132 के 23 है या 132 है वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की थी सच्चर कमेटी ने। उसका जो इनकम उस वक्त बताई थी को वो लगभग इस वक्त आज 12,000 करोड़ के तौर पर आती है। वो उन्होंने कहा था कि ये इनकी प्रॉपर्टी है। जैसे लुटियन जो जहां पर इस वक्त हमारी ये जो पार्लियामेंट है या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी दफातर हैं ये मुसलमानों की उस वक्त थी जब लुटियन अंग्रेजों के वक्त में उन्होंने यहाँ दारुल खिलाफा शिफ्ट किया, यहाँ कैपिटल लाया, तो यहाँ उन मुसलमानों ने कहा कि जमीन तो आप हमारी ले रहे हो लेकिन हमारी ये जो रिलीजियस एंडोमेंट हैं, ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप ना छेड़ें। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि ये वाकई ही आपके 123 के लगभग जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके मैनेजमेंट में रहेंगे और उसी वक्फ एक्ट में रहेंगे और हम आपको ये दे देंगे। उसके तहत फिर ये सच्चर कमेटी भी बनी, फिर 1985 का रिपोर्ट वो आई भी और 2013 में इसको लागू किया। 1995 में भी इसको उसकी बड़ी कोशिश की गई लागू करने की और 2013 में खासकर वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल कि ये इंप्लीमेंट कर ली जाए और वो ये वक्फ बाय यूजर भी इसमें आता है। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर 200 साल 400 साल 500 साल 2000 यानी मान लो जो मस्जिद केरला में सबसे पहली बनी जो महाराजा ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त वहां के ने तो चौबार में वहां मस्जिद 6वीं सदी में बन गई। जी बिल्कुल। आज अगर उसको कहोगे नहीं जी उसमें डिस्प्यूट को खड़ा हो जाए तो आप ये कहोगे नहीं जी इसमें तो आप कागज ले आओ, तो कब वहां कागज कहां से आएंगे? वक्फ बाय यूजर को उन्होंने कहा इसके बाद इसमें मिस्चीफियस ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो डिस्प्यूट अब पैदा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको कहा गया कि कलेक्टर को पावर दी गई। अगर कलेक्टर ही कहता है कि उसकी रिपोर्ट के बाद ही जाकर आपने किसी प्रॉपर्टी को नोटिफाई करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाना है, बोर्ड की पावरें कर्टेल कर दी गई, जो ट्रिब्यूनल था उसकी पावरें कर्टेल कर दी गई। अब अगर बताओ आपने वक्फ बाय यूजर को खत्म किया, अब कहा कि आइंदा आने से बाद, तो आपने दो बड़ी बातें कर दी। एक वक्फ बाय यूजर को अमिट कर दिया, खत्म किया, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, और वो सारी की सारी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी अब यूज होगी वो रजिस्ट्रेशन थ्रू कलेक्टर होगी। बिल्कुल। अब कलेक्टर रिपोर्ट देगा तो फिर जाके वो कौन आदमी है जो वक्फ भी करागा और फिरता रहेगा महकमे में, जाता रहेगा आता रहेगा कि जनाब मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो जो जमीन है वो सरकारी हो जाए। इनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से वक्फ बाय यूजर को खत्म कर लिया जाए। वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से ये हो जाएगा कि एक आदमी गरीब पहले उस उम्र में होता है वो जब दान देना भी चाहेगा, वक्फ करना भी चाहेगा, तो वो जा फिरता रहे किधर डिपार्टमेंट की एनओसीज में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी रजिस्टर हो। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने की वो ये कि आप इसको ट्राइबल एरिया में नहीं करेंगे। क्या ट्राइबल एरिया में मुसलमान नहीं है? बिल्कुल। आपने कहा वहां रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, जहां SC/ST पॉपुलेशन और शेड्यूल 6 और उसकी बताई बात की आपने। अब अगर ट्राइबल एरिया में कोई मुसलमान रहता है वो अपनी जायदाद को वक्फ करना चाहता है तो आपने तो वहां बैन लगा दिया। अब आप वक्फ बाय यूजर इसके बाद तो होगा नहीं, आप ले आओगे कि जी पहले ले आओ पारे कागजात फिर ले करो, इसको हम रजिस्टर करेंगे। इसका पर्पज ये लगता है मुझे कि ये जायदाद जो है बड़े लेवल पर इनकी नजर में थी और ये चाहते हैं कि हम इसको किसी न किसी तरीके से अपने महकमे में जिस महकमे में है आप लिमिटेशन आपने डाल दी उसमें। आप लिमिटेशन डाल के आप ये कहना चाहते हो कि 12 साल के बाद वो जो तक का जा सकता है, 12 साल के बाद तो पर आपको वापस ही नहीं ले पाओगे। अब वो लिटिगेशन में चली जाएगी और लिटिगेशन इतनी की कहा नहीं ट्रिब्यूनल में पावर नहीं थी कि उसको उसके खिलाफ सुनने के हाई कोर्ट या किसी नहीं थी। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ देश के जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने एक बात ये नहीं लगाई कि यहाँ जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, चाहे वो सर्विस का ट्रिब्यूनल पे, चाहे वो आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल बना या दीगर जितने भी फाइनेंस के थे या दो रिलीजियस के ट्रिब्यूनल ये थे, सबकी जो है हाई कोर्ट उसको सुनता है। और वो एल चंद्रा की जो हमारी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक डिवीजन बेंच को उसकी जाती है रिट, वो सुनते थे। आज अगर आप ये कहते हो कि हमने अपील दे दी, अपील अब क्या दे रहे हो? पहली पावर आप दे रहे हो किसको?
कलेक्टर को, बोर्ड को पावर भी नहीं। कलेक्टर की एप्लीकेशन अगर आपने, जैसे आप कोई वक्फ आप क्रिएट करना चाहते हो तो पहले आपने दरखास्त देनी है, या एग्जिस्टिंग कोई अगर वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए दरखास्त देनी है, विद इन 6 मंथ देनी है। और 6 मंथ के बाद नहीं दे सकते, फर्दर 6 मंथ तुमने कहा कि अगर रीजन देंगे तो वो उसको देखा जाएगा। लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट के खिलाफ आप कहीं किसी जगह सूट नहीं कर सकते, बिल्कुल, कहीं आप उसके खिलाफ सिविल अपील नहीं कर सकते जब तक कलेक्टर उसको फाइनल फैसला ना दे। अब बताओ, कलेक्टर विदाउट कर लेता अपनी रिपोर्ट को तो आप कहां जाएंगे? और जितने जितने महकमे हैं, अगर जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा जाए, बहुत सारे महकमे जो हैं वो वक्फ जायदाद पर बैठे हुए हैं। अब वो कैसे इसको छोड़ेंगे? बिल्कुल, ये खर्चा तो अब लिटिगेशन का ज्यादा बढ़ गया। और आप ये चाहते हो कि आप हमारे स्कॉलरशिप खत्म करके, आप माइनॉरिटीज की ग्रांट खत्म करके, आपने कोई एक एमपी जिन्हें इलेक्शन के लिए आप उसको खत्म करके आप ये कहते हो कि वक्फ की प्रॉपर्टी से आपकी डेवलपमेंट करेंगे, तो ये तो लगता है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो। जो अंबानी की जो बिल्डिंग है उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक आया हुआ है। जी बिल्कुल, वहां उस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बड़े बड़े शहरों में देने की बात है, और वक्फ को खत्म करने की बात है, और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी टच स्टोन पर सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं बैठेगा। क्यों? कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं, इसमें आर्बिट्रेरीनेस है। आर्बिट्रेरीनेस इसलिए है कि आप किसी भी दूसरे बोर्ड में, वैष्णो देवी का ये बोर्ड है यहाँ पर, हम ना तो क्लेम करते हैं ना हम कह भी सकते हैं कि आपने अपनी आस्था की बात है, आप वहां उस बोर्ड में क्या किसी मुसलमान को नॉमिनेट कर सकते हो? चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा खुद ही कि आप तिरुपति में, ये जो अब उनका अपना है तो उसमें बोर्ड में हम कैसे नॉमिनेट करें मुसलमान को, लेकिन उनके एमपीज ने पूरे का पूरा साथ दिया। और यहाँ आप कहते हो कि नॉन मुस्लिम जो मेंबर होंगे। देखिए टोटल देखो 11 मेंबर जो असल पावर है बोर्ड की, उसमें से 3 मुसलमान रख रहे हो। आप जो कौंसिल में अपने मेंबर बढ़ा रहे हो जिसकी कोई पावर ही नहीं। जो वक्फ काउंसिल है उसका पावर ही कोई नहीं, ना उसकी स्टैट्यूटरी पोजीशन है, ना उसकी वो एक सुपरवाइजरी जैसी पावर है। असल पावर कलेक्टर के पास है, असल पावर जो है वो बोर्ड के पास है, असल पावर जो है जाके ट्रिब्यूनल के पास है। आप बोर्ड में आप नॉमिनेट कर रहे हो नॉन मुस्लिम ज्यादा, आप उसको कहते हो जी उसमें 2 महिला भी होंगी नॉन मुस्लिम। अब बताओ हद हो गई कि आप ये इस तरीके की क्लासिफिकेशन आर्टिकल 26 में तो नहीं हो सकती। अब उनका बेसिक जो वहां जो इंडोमेंट है या उसकी वो जो डिनोमिनेशन है, जो रिलीजियस उसकी मेंटेन मैनेज और उसको होल्ड करने की, वो खत्म हो रही है। जी बिल्कुल। आप एक तरफ ये कहते हो और दूसरी तरफ आपने अपने जितने बोर्ड रखे उसमें इवन राम मंदिर का जो बोर्ड बना उसमें ये कहा गया फैजाबाद में कि अगर कलेक्टर नॉन मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, तो एडिशनल कलेक्टर जो वो होना चाहिए। जो साईं बाबा का ट्रस्ट है उसमें भी ये कहा गया कि अगर वो होना चाहिए सनातनी धर्म का होना चाहिए, नहीं तो दूसरा नहीं हो सकता। यहां ये था कि आप उसको किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि अगर आप एक बोर्ड को या एक ट्रिब्यूनल में इस तरीके की बातें करेंगे तो दूसरे ट्रिब्यूनल में आपने दूसरा पैरामीटर इस्तेमाल किया, और ये पैरामीटर कई टेस्ट में पास नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन के रीजनेबल क्लासिफिकेशन में पास नहीं होते। ये आइट बाई आर्टिकल 14, 16 एंड आर्टिकल 26। जी जी। अब कुरैशी साहब, ये मसला जो है कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट चल गया, और भी बड़े लोग जो हैं इसको लेके इसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय वहां से मिल सकता है? जिस तरह से पिछले दिनों एक हाई कोर्ट के जज से करोड़ों रुपए, 18 करोड़ रुपए निकले, आपको लगता है कि वहां पे ये मसला ठहर पाएगा? देखिए जी, सारे का सारा मामला नहीं, अभी जुडिशरी तो कानून के मुताबिक तो चलेगी ना। देखिए कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये अगर कोई भी गैर आईनी तौर पर कोई बात हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है उसको सेट राइट करने का। जी जी। और ये टाइम लग सकता है, 2-4 साल लग सकते हैं,
या ये डिपेंड करता है कि कितनी अर्जेंसी शो के कैसे वहाँ ये लार्जर बेंच को ही जाएगा और उस बेंच को सुनना, ये सेट राइट करना है, क्योंकि इस तरह के फैसले पहले भी आ चुके हुए हैं, बड़े फैसले आर्टिकल 26 की मैनेजमेंट होल्ड करने और उसको प्रोसेस करने, प्रैक्टिस करने के लिए वो उस पर आ चुके हुए हैं। अगर उन फैसले के बुनियाद पर ये टेस्ट टून पर नहीं उतर रहा ये लॉ, तो ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको क्रैश कर देगा। इस तरह से ये जो लंबा चलेगा तो जो इस कानून आज मंजूरी मिल गया राष्ट्रपति से भी, क्या इम्प्लीमेंट होगा जब तक ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा? देखो इम्प्लीमेंट अब ये सेंट हो गई, अब तो एक्ट बन गया, कानून तो हो गया, आज की डेट में हो गया। आज की डेट के बाद उन्होंने एप्लीकेशन के लिए 6 महीने का टाइम दे दिया है कलेक्टर को देने के लिए। उस एक्ट में बताया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई एप्लीकेशन। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वहाँ पे स्टे मिल जाता है तो फिर स्टे हो जाता है तो फिर तो ठीक है, स्टे नहीं होता तो फिर ये तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन एक है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, इसी तरह से दूसरे धर्म, सिख धर्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, क्या उसमें भी ये सरकार जो है दखलंदाजी करेगी? उसके ऊपर भी इस तरह के ये एक रास्ता खुलने जा रहा है। आज ही किसी पेपर में एक नोट है, कहीं छपा हुआ है कि क्रिश्चियंस के बारे में एक अफवाह फैलाई गई है। नोट उस पेपर में आया है कहीं अगली किसी स्टेट्स में। संजय सिंह बता रहे थे कि मैंने सुबह सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन के पास जमीन है वो करोड़ों एकड़ बताई जा रही है। अब जबकि उन बेचारों के पास है या नहीं है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जिस तरह ये वक्फ का फैलाया गया था। बिल्कुल। अब वक्फ का देखिए ना, मेरी जमीन सारी की सारी वक्फ यूजर तो है नहीं, बिल्कुल सारी की सारी स्टेट लैंड नहीं। अब अगर स्टैट्यूटरी बोर्ड था, स्टैट्यूटरी वो ट्रिब्यूनल था, या वो कोई तो है नहीं ना कि आप उसमें कोई मुलाजम नहीं थी, वो दिखते नहीं। आपने 1% या 2% या 4% कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बताई कि इतनी जमीन इलीगल है। जी बिल्कुल, किसी भी जगह नहीं दिखाई। यही सुपरफ्लिस बात की कि ये जमीन गड़प हो गई, ये खा गया, वो खा गया, पर आपकी मैनेजमेंट थी, आपने पिछले 10 साल में क्या किया? आज अगर ये इस तरीके से दूसरे जो माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें खदशा तो है। खदशा इसलिए कि ये टेस्ट करेंगे, इस पे हर तजर्बा, हर लेबॉर्ट्री जो है वो मुसलमान पे की जा रही है। अब पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जब करब लगी, जब ये 370 को हटाया, जहाँ स्टेट को यूटी में बदला, तो यहाँ सारी दुनिया देखती रह गई, हमें एक जेल में बंद कर दिया जब इंटरनेट क्रैप हुआ। ये फिर इस्तेमाल हुआ ना, फिर हर जगह, फिर हर स्टेट में हुआ। आज देखो ना, वही पावर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ कहा जाता है कि नहीं जी, जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वेलफेयर हो गई, एक जॉब बता दो ना जो इनका 10 साल में कोई नौकरियां नहीं, जो जॉब्स इन्होंने देने की भी कोशिश की उसमें भी स्कैंडल, बिल्कुल जानबूझ के स्कैंडल थे। आज अगर देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह रो रही है, एलजी साहब अपनी जगह खड़े। क्यों? एलजी साहब के पावर इनेक्टमेंट के तहत है, उनको रीऑर्गेनाइजेशन के तहत है, या उनको एम्पावर किया गया हुआ, लेकिन फिर इलेक्टेड सरकार को बनाने की क्या जरूरत थी? अब कहाँ इस वोट की वैल्यू है? इसलिए मैं समझता हूँ इनके करनी और कथनी में फर्क है। ये लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। एक सवाल रहेगा लास्ट में, क्या ये जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ ये बिल बनाया है, आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का बस्ते खो चुका है, धीरे धीरे खत्म हो गया, ये 2029 के चुनाव के लिए ये एक जो है तलाश रहे हैं, इसके माध्यम से कि 2029 का चुनाव जीतना है? देखिए, ये कहते थे कि जो पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, या किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनकी सरकारों के वक्त में मनमोहन सिंह साहब जो मरहूम थे प्राइम मिनिस्टर, या उससे पहले की सरकारों थे, उन्होंने बड़े बड़े इनेक्टमेंट दी। जी बिल्कुल, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, मनरेगा दिया, आपने लिबरलाइजेशन दी। जी बिल्कुल, आपने वो कानून लाए जो लोगों के बेनिफिट के लिए थे। बिल्कुल। अब उसके बरक्स आपने क्या लाया? आपने दफा 370 को तोड़ा और स्टेट को यूटी में बदले। पहली बार इतिहास में, एक बात बड़ा इतिहास में ये हुआ कि स्टेट को हमने यूटी में बदलते हुए देखा। बिल्कुल, यानी ऐसा कभी नहीं देखा कि एक नियाबत को तहसील होते देखा, तहसील को जिला होते देखा, लेकिन हमने किसी भी जिले को पटवार खाना होते नहीं देखा। ये हमारे लिए हुआ।
अब उसके बाद आपने लाया क्या, एनआरसी लाई, कितने की, हाँ बाहर से या वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया, कितने एक लोग यहाँ आके आबाद हुए। उसके प्रकस यहाँ 12-13 नहीं 15 लाख लोग जो है यहाँ से सिटीजन छोड़ के बाहर चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले थे। फिर आपने उसके बाद कौन सा एनेक्टमेंट की, अब ये ले आई कौन सी, वक्फ अमेंडमेंट। अब ये कंटेंशियस इशू को लेकर जिस वक्त ये हमारी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके यहाँ रात के 2 बजे तकरीरें कर रहे थे, उसी वक्त हम पर टैरिफ लग गया अमेरिका में। और लोग तो ये भी कहते हैं, और है सच भी है, कि हो सकता है इन्होंने वो 2 अप्रैल इसीलिए चूज किया क्योंकि 2 अप्रैल को उसने भी रात के 1 बजे डालना था और इन्होंने भी वो टाइम लोगों को एक ताकि ये लगे। आज आप देखो कि चाइना हमसे आगे निकल गया, बिल्कुल आजादी हमें बराबर, वो 2050 में जी रहा। सुनिए, आजादी हमें बराबर मिली थी, जापान हमसे आगे निकल गया, चाइना हमसे आगे निकल गया, हम सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, इसकी हिंदू, मुसलमान, सिख इसी चक्कर में पड़े हुए, क्रिश्चियन के चक्कर में पड़े। और इससे क्या होता है कि ये डरा के धमका के अब हिंदू समझ रहा है, मेजॉरिटी बिल्कुल अब समझ रहा है कि ये इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देखे ना, राम मंदिर बन गया तो उससे रोजी रोटी तो नहीं आई ना, बहुत लोगों ने समझ लिया भाई हमें रोजगार तो नहीं आएगा इससे। किधर गया वो 2 करोड़ की वो नौकरियां, किधर गया वो 15 करोड़ का मामला। इसलिए ये जुमलाबाजी है, जुमला पार्टी है, और ये जुमले पर ही अपना काम चलाना चाहते हैं, डरा के धमका के बात करना चाहते हैं। और बाबा कैसे हो सकता है मुमकिन, जब आप इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर आपका, प्रेसिडेंट आपका, आर्मी चीफ आपका एक पर्टिकुलर मजहब का ही है ना, आप गवर्नर आपके, स्टेट की हुकूमत आपकी, डीएम आपका, एसएसपी आपका, तो फिर आपको मुसलमानों से इतने सारे डर क्या है? आप ये डराते हो मेजॉरिटी को वोट लेने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान डराता है अपने आर्मी के जरिए वहां की अवाम को कि हम ये आर्मी ना होती तो बस हिंदुस्तान ने हमें मार देना था, और वहां भी वही हालत और यहाँ भी यही हालत। इसलिए ये डरा के दोनों ममालिक आपस में चल रहे हैं, लोग समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। डेमोक्रेसी पर यकीन रखना चाहिए हमें, इसलिए मैं समझता हूं कि आवाम समझ जाएगी, धीरे धीरे समझेगी, पर समझ जाएगी कि ये वेलफेयर की बात करने वाले उसी वक्त जब ये बिल पास हुआ था जय श्री राम के नारे मारे। अब हम कहते हैं जय श्री राम का नारा कोई ममानत नहीं, मारे हैं, अच्छी बात है, हमको उसको मना नहीं करते, लेकिन आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करके ये की आपकी नीयत है कि हमने दबा लिया मुसलमानों। बिल्कुल आपने ये लिटिगेशंस और बढ़ाई, उनकी मुश्किलात और बढ़ाई, और उनकी कब्र पर आप, मैं समझता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि उनके आस्थानों पर, कब्रिस्तान पर, ये पहले योगी साहब जो दूसरे लोग ये कहते थे हम कब्रिस्तान छीन लेंगे, हम इनकी जमीन कमजोर कर देंगे, हम ये कर देंगे, अब जो करके दिखा दिया उन्होंने, अब तो कानूनी तौर पर हो गया। अगर आप ये वक्फ बाय यूजर को न लाते ना बीच में, तो हम मान लेते कि आपने कुछ तब्दीलियां की। जिस 40 अमेंडमेंट में सबसे बड़ी मंशा जो थी आपकी वो वही थी, एक तो वो जो आपने लिमिटेशन डाली उसमें, बाकी किसी एनेक्टमेंट में नहीं, और एक आपने ये वक्फ बाय यूजर को खत्म किया। उसका ये है कि आप लिटिगेशन को बढ़ाना चाहते हो, कलेक्टर को पावर दे दी कि कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई एक आदमी उठेगा डिस्प्यूट डाल देगा, और आपको अगर डिस्प्यूट है तो आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने वो वर्ड लिख दिया कि डिस्प्यूटेड है। अब यानी इस तरीके से मैनेजमेंट डाली, इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया कि आपका वो लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि आप किस तरीके से धकेलना चाहते हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो धकेल भी दिया आपने, इससे कानून बना के दिखा दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।